ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इसके आगे एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है? तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स फॉर 11th and 12th JEE मेंस नीट ऑल्सो। तो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? पढ़ लिया है सीरीज़ और पैरेलल, है ना? सीरीज़ और पैरेलल पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना? तो सीरीज़ पैरेलल तो पहचान ही लेंगे आप लोग। तो जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और एक रेजिस्टेंस ऐसे है कुछ, ये पॉइंट बी है। एक वायर हमने लगा दिया यहाँ पे और एक वायर लगा दिया ऐसे यहाँ पे। बताइए, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये भी R है, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये तीनों किस में है? सीरीज में है। कैसे जान गए आप? ये तीनों पैरेलल में है। आप लोग वही कॉन्सेप्ट भूल गए जो हमने कैपेसिटेंस में पढ़ाया था। सारे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना? जो क्वेश्चंस आपके JEE मेंस या नीट में पूछे जाएंगे वो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है ना? फ़र्क क्या है? सीरीज़ में फार्मूला डायरेक्टली ऐड होगा और पैरेलल में वो रेसिप्रोकल ऐड होगा। कैपेसिटेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता है, सीरीज़ में रेसिप्रोकल ऐड होता है। क्लियर? तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को इसके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? पैरेलल समझेंगे। मतलब यहाँ सिर्फ वायर है, यहाँ भी वायर है, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो ये तीनों सभी किस में है? पैरेलल में। क्या लिखेंगे? ऑल सॉल्यूशन में all three resistors are in parallel, ठीक है? तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना जाएगा? 3/R। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका कितना आएगा? इक्विवेलेंट R/3। हो गया सॉल्व। ठीक है ना? नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/3। ठीक है? तो अगर ऐसे है डायरेक्टली तो आप क्या करेंगे? हाँ, पैरेलल लगा करके ऐड कर लेंगे। अगर ये वायर ना होता तो सीरीज़ में होता। तो सीरीज़ में तो जो सिंपल सा खेल है तो क्लास 10th में वो सीखा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिखाने की ज़रूरत है आप लोग को, है ना? क्यों सुनिए बेटा, यहाँ तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना कि सीरीज़ क्या होता है पहचानना है, पैरेलल कैसे पहचानूँ। पैरेलल पहचानना है, इस टाइप के केस को आपको पहचानना है, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है ना? बेसिक तो आप पहचान ही लोगे, सीरीज़ कौन है, पैरेलल कौन है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है। फ़र्क क्या? थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है बस। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्या स्टार्ट करें? इलेक्ट्रिक सेल। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक सेल।
इरेज करें। ओके, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, उसको पढ़ने से पहले हम एक दो सवाल और कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। जैसे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने पढ़ाया ही था, है ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिए थे, अभी पढ़ाए नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे कैपेसिटर्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। और वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी कर सकते हो अगर हम बात करें वैसा ही कुछ। जैसे मान लो कि क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, क्यूब शेप में बन रहा है, ठीक है। किस शेप में है? क्यूब शेप में। ए बी सी डी ई एफ जी एच। किसी लॉन्ग डायगोनल एजी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे हम? अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? सॉल्व करिए इसको जल्दी से आप लोग वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस आंसर डिफरेंस आएगा। इन सब का रेजिस्टेंस कितना है? आर आर, सब का आर है, ये भी आर, ये भी आर, आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर। तो लॉन्ग डायगोनल जो एजी है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये खुद सॉल्व करेंगे, और क्योंकि मैंने ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी है। हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट कर दें, है ना। इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट कर दें और क्वेश्चन आप लोग करते रहिए खुद से, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये सेल्फ प्रैक्टिस करिए आप लोग इसे, और 2 मिनट पहले ट्राई कर लीजिए चाहे तो, नहीं तो घर पे ट्राई करिएगा, है ना, खुद से। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल लगाओ हेडिंग। क्या हेडिंग रहेगा? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल तो आप जानते होंगे, सेल देखा भी होगा, है ना। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल ये एक ऐसा डिवाइस है, क्या है? डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और अगर किसी सर्किट में लगा है तो उस सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है। क्या करता है? चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड मेंटेन द MEINTEN होता है ना, MEINTEN ना, MEINTAIN, मेंटेन। यस, ठीक है। मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। किसी सर्किट में ये चार्ज के फ्लो को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है बच्चों, मेंटेन। क्लियर? कंटिन्यूअस मेंटेन रखता है, चार्ज की कमी नहीं होने पाती है। तो ऐसा डिवाइस है। और आपने कैपेसिटर भी पढ़ा होगा, कैपेसिटर का भी काम यही होता है। वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो चार्ज लेगा और देता रहेगा। जब तक चार्ज रहेगा उसके पास तब तक वो देता रहेगा। चार्ज जैसे ही ख़त्म होता है वो चार्ज के फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन सेल के पास जब तक एनर्जी रहेगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ये चार्ज को फ्लो कराता रहेगा। क्लियर? दोनों में ही डिफरेंस है। कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर सडनली क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमारा सेल सडनली डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर? काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना? इसी में एक टॉपिक है आप लोग में सिलेबस में, नीट के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, जेईई मेंस के लिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो उसको हम लोग एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है? चार्ज कैसे किया जाए। ठीक है? तो रेजिस्टेंस लगा करके हम, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और उसे बैटरी से चार्ज करेंगे फुली। कितना मैक्सिमम चार्ज क्रिएट होगा, कितना लॉस होगा एनर्जी में, कितना डिस्चार्ज होगा, सब सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है? ग्राफ देखेंगे, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना? तो अभी सेल ये है। और जो सेल का सिंबल होता है, सिंबल वो होता है एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ऐसे। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यही है सिंबल। ठीक है ना? ये क्या है? सेल का सिंबल, सिंबल ऑफ सेल। क्लियर? सेल बनाते कैसे हैं? लैब में आप लोग सीखे हैं ना, लैब में सेल बनाना कैसे बनता है? सेल एक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब HCl ले लेते हैं, है ना? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट, हाँ। तो कैसे बनाते हैं डाइल्यूट, ये पता होगा। अगर 1 लीटर आपका क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसमें कितना ml डालेंगे? करीब 150 ml के आसपास रहेगा। 150 ml क्या डालेंगे हम? प्योर H2SO4 या HCl मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। और उस इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। और वो एनर्जी कन्वर्ट कौन करता है? सेल। मतलब उस सेल कैसे बनता है? उसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम 2 मेटल के रॉड डाल देते हैं तो एक पर प्लस आ जाता है, दूसरे पे क्या आता है? माइनस। जब सर्किट किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो करंट का फ्लो होने लगता है ना? तो इसमें ये भी नोट कर लीजिए, when 2 metal rods, when change the paragraph, when 2 metal rods are inserted in an electrolyte,
एन इलेक्ट्रोलाइट लिखा, इन एन इलेक्ट्रोलाइट देन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज creates on a single rod and negative charge create on another rod। ठीक है, यह है आपका इलेक्ट्रोलाइट और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इस रॉड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना। तो ये हमारा सेल हो गया। जब हम इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव एक वायर लगा देंगे तो करंट क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होने लगता है। ठीक है ना। देखो केमिकल रिएक्शन जब होता है इसमें एक्चुअल होता क्या है कि इस एक रॉड से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो दूसरे में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। बस यही होता है रिएक्शन। अगर ये लॉस कर रहा है तो ये क्या करेगा? गेन कर लेगा। क्लियर। तो बेसिकली रॉड हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे जिंक रॉड यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इधर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। किधर? इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये हम मेटल की प्लेट्स कहते हैं या इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक सफ़र करके जाते हैं और इस पर स्टोर होते हैं। तो ये क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये जब वायर से कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब इस रॉड से निकल करके इस प्लेट पे आ जाते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि करंट इधर से इधर फ्लो कर जाता है। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूज़न। और जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर से इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते रहेंगे। बोलो, सेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचते रहेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है। मतलब ये प्रोसेस होता रहेगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मूवमेंट होता रहेगा और करंट का फ्लो होता रहेगा। तो यही हमारा सेल है। तो सेल का सिंबल आपने देखा, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे काम करता है। ठीक है। तो यही है सेल। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाता है। ठीक है ना, कन्फर्म है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या? इस सेल का ईएमएफ क्या कैलकुलेट करते हैं? तो हेडिंग लगा दी इसी में, ईएमएफ ऑफ सेल बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ईएमएफ ऑफ सेल। तो बच्चों ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। अब ये फोर्स का मतलब ही मत समझना कि फोर्स लगेगा, वर्क होगा, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, मतलब ये ऐसा फोर्स है कि जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराता है। समझ में आया ना। ये ऐसा फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है? मूव कराता है। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन है क्या? नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने ये आपसे बताया है कि चार्ज अगर फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। बोलो, कभी बताया था ऐसा? इसका मतलब ईएमएफ क्या है? एक पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल में। और जब पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा तभी चार्ज क्या करेंगे? फ्लो कर जाएंगे। जैसे रिएक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ क्या किया? इसने लॉस किया, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ये जीरो पोटेंशियल पे था और ये किस में था? पॉजिटिव पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं?
हायर टू लोअर, कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल में। बोलिए, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। कहाँ आया? नेगेटिव पे आया। तो अब ज़रा ये बताइए कि अगर ये हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ से हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव चार्ज, ध्यान समझना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करते हैं। किधर? ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। लेकिन वायर के थ्रू जब जाएंगे तो हायर पोटेंशियल लोअर से किधर जा रहे हैं? ये क्लियर ना? ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये सिर्फ कंडीशन। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हायर से ये बना, हायर से कहाँ गया? लोअर। तो पॉजिटिव चार्ज जाहिर सी बात है कहाँ पहुँच गए? पॉजिटिव चार्ज तो मूवमेंट नहीं होते ना, लेकिन ऐसा अपीयर होता है, रियलिटी में मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो ये यहाँ से यहाँ आया। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता तभी करंट मानते हैं, उसके अपोजिट मानते हैं। क्लियर? तो टेंडेंसी होती है, ये एक वर्चुअल कह सकते हो आप, आभास होता है, अपीयर होता है हमें। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हायर से लोअर और आउटसाइड कंडक्टर के थ्रू लोअर टू हायर। याद रहेगा ना? ये है। अब ईएमएफ क्या होता है? यही, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका लो है, तो इनके दोनों के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस है उसे बोलते हैं क्या? ईएमएफ। क्लियर? ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि इसी ये पोटेंशियल डिफरेंस से पूरे होल सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है। इसी के पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से पूरे होल सर्किट में क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, है ना? मतलब सेल के दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वो क्या है? एक तरह से ईएमएफ है। ठीक है ना? तो ईएमएफ क्या लिखेंगे? इट इज potential difference between two terminals of cell, सेल के ये दोनों क्या है? टर्मिनल हैं, और उन्हीं के बीच का ये क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? और इस ईएमएफ को हम दिखाते हैं कैपिटल ई से, और इसको और डिफाइन करना है तो होल सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क होता है, होल सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क होता है उसे क्या कहते हैं हम? ईएमएफ। ये डिफिनीशन है। E = W/Q, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। क्लियर? और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ ईएमएफ, ये क्या होती है? जूल पर कूलम, या इसी को वोल्ट कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करता है। अभी जस्ट बताया ना हमने, किधर मूव करता है? लोअर टू हायर इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए हम ईएमएफ का जो डायरेक्शन मानते हैं, ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ये होता है कैसे? प्लस माइनस, वो ऐसे कुछ होता है। अगर पॉजिटिव लेना है वैल्यू तो नेगेटिव से क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। किसका डायरेक्शन? ईएमएफ का। और तब ई हमारे साथ प्लस में आएगा। आपका किस में रहेगा? अगर कंसंट्रेट रहो बेटा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। 12 बोल रहा हूँ। ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, ये डायरेक्शन होता है। और इस डायरेक्शन से हमारा जो ई होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या होगी? पॉजिटिव।
अगर आप कहोगे नहीं हम ई प्लस से माइनस तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे तो उस ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? आप इसे अगर नहीं भी याद रखते तो भी चल जाएगा काम। अगर किरचॉफ लॉ का साइन कन्वेंशन रूल पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लोअर से आप हाई चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या करेंगे, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस में लेंगे। क्लियर? तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव माना जाता है, अगर कभी ऑप्शन में पूछता है तो। ठीक है ना? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, याद रहेगा। इसे मैंने डायरेक्शन बता दिया है। ठीक है, क्लियर? अब मान लो कोई सेल है आपका, ये सेल है, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, क्या है, ई। और यहाँ पे हमने एक की लगा कर रखा है और यहाँ एक रजिस्टर, मान लो कि हमने बल्ब लगा रखा है। रजिस्टर मतलब कोई बल्ब, ठीक है, ये आर है। तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है वो, उससे हम ईएमएफ नहीं कहेंगे। ठीक है ना? इसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनल, मतलब इस रजिस्टर के टू टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम ईएमएफ नहीं कहेंगे। क्लियर? ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक? और सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये भी टर्मिनल है अपने आप में, ये भी टर्मिनल है। ये सेल के टर्मिनल्स है, ये रजिस्टर के टर्मिनल्स है। क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। कभी कभी बुक में बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप का ये वर्ड दे देता है कि कौन टर्मिनल है कौन टर्मिनल नहीं है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन कुछ और दे रहा है, हम समझ कुछ और रहे हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेल का भी अपना टर्मिनल होता है और रेजिस्टेंस का भी अपना टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब उसका एंडिंग पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो एंड होता है। सेल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। सेल जब भी चार्ज फ्लो कराएगा नेगेटिव से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को किधर से स्टार्ट करेगा, नेगेटिव चलेगा पॉजिटिव पर आएगा, फिर पॉजिटिव पे घूम करके वापस कहाँ आएगा, वापस नेगेटिव पे। तो जहाँ से चलेगा चार्ज वहीं पर वापस आएगा। तो पूरा सर्किट में चार्ज फ्लो किया और तब जो इसमें वर्क होगा फ्लो कराने में, वो वर्क डन ईएमएफ होगा। वो क्या होगा, ईएमएफ। और जब कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सिर्फ यहाँ तक फ्लो कर रहा है तो इसमें जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज पे, वो वर्क डन इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर? तो ये डायग्राम बना के अगली हेडिंग डाल दीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होता है चार्ज को फ्लो होने में, वही वर्क क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे हम डिनोट करते हैं वी से। इट इज़ डिनोटेड बाई वी। तो इसका भी फार्मूला लिख लीजिए, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मान लो यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू, क्यू चार्ज को फ्लो कराने में, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डब्ल्यू बाई क्यू होगा। क्लियर? इसकी भी एसआई यूनिट आपको पता ही है, वोल्ट होती है। एसआई यूनिट क्या होगी, ऑफ वी इज वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। क्लियर है ना? इसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को दिखाएंगे ई से, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उसे हम ईएमएफ कहेंगे। और इसको छोड़ करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर? अगली हेडिंग रहेगी इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हेडिंग रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, जैसे इस कंडक्टर में हम क्या फ्लो कराएंगे, करंट, तो इसका अपना क्या है, रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बोलो। सबका अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस काम क्या है, अपोज करना। ये अपोज कैसे करता है, उसमें कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन।
है ना। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन उतना कम फ्लो करेगा, है कि नहीं। मतलब करंट क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ देखते हैं सेल का, वो जो इलेक्ट्रोड्स हमारे हैं उनके बीच, और ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट। कौन ऑफर करता है, जैसे कंडक्टर में, इस कंडक्टर में करंट अगर फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस है ना इसका, ये अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, वही रेजिस्टेंस है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको लग रहा है कि डायरेक्टली सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या इलेक्ट्रोलाइट जाने देगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन को बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ती है बच्चों। क्या लड़नी पड़ती है, लड़ाई मतलब जंग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, जब रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स होंगे। इन मॉलिक्यूल्स से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा। क्या करेगा, टकराएगा। और टकराने के बाद भी क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। कभी डायरेक्शन इधर, कभी इधर। तो डायरेक्शन को चेंज होने से भी क्या होगा, ये कोलाइड करेगा। कोलाइड करते करते लड़ते भिड़ते यहाँ तक पहुँचेगा। ये कैसे, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को। ऐसे सीधे थोड़ी यहाँ से निकला यहाँ सब पहुँच गया, हाँ, इतना आसान नहीं है। इसको बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ती है मॉलिक्यूल के साथ में, तब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये जो कोलिजन हो रहा है ना यहाँ पे, टक्कर, यही कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट जो है रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और इसी रेजिस्टेंस का नाम कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया ना, अब समझा गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, लिखा, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स is called internal resistance of cell, is called internal resistance of cell। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बोलो समझ में आया। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ महिमा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बता सकती हो ना, क्या बताओगी इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। वो सेल क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल आर। हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल आर से, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा हुआ है, ठीक है। तब सेल का सिंबल क्या बनेगा, हेंस, सिंबल ऑफ सेल। अब सेल का जो सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से होगा, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, प्लस माइनस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं कैसे, देखो छोटी वाली जो लाइन है उसके साथ में ऐसे ऐसे, ये छोटी वाली जो लाइन है उसके साथ में ऐसे ऐसे कर देंगे स्मॉल आर। तो अब आपका जो ये पूरा बॉक्स में बंद कर दो, क्लियर। अब हमारा सेल ये हो गया, इसका ईएमएफ कितना है, ई, क्लियर। अब सेल का सिंबल क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। तो एक्चुअल में जब भी सेल को दिखाना है तो ऐसे ही दिखाना है। जब भी सेल को दिखाना है बच्चों तो आप ऐसे ही सेल को दिखाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ आर नहीं लिखेंगे या आर को हटा देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है।
सेल जब भी दिखाना है तो इसको जरूर हम इंक्लूड करेंगे। इस सेल का ईएमएफ कितना है E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, तो E कामा R कह सकते हैं, है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो चेंज द पैराग्राफ, लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन गिवन फैक्टर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन गिवन फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, बोलो। मतलब नेचर क्या है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट बनाया है उसमें HCl बनाया है कि H2SO4 लिया कि कुछ और लिया है आपने, वो है नेचर। तो जितना बढ़िया क्वालिटी का आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, उतना ज़्यादा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ज़्यादा एनर्जी वाला लेंगे अगर तो होगा क्या, इसमें कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। ऐसा लेंगे जिसमें कि उसमें कोलिजन कम से कम हो, कोलिजन कम से कम हो, तो ऐसे नेचर का इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किस कंसंट्रेशन से आपने बनाया है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अब मान लीजिए आपने 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लिया, क्या लिया, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, उसमें 100 ml 100 ml आपने क्या मिला दिया, आपने HCl मिला दिया या H2SO4। मान लो महिमा ने 100 ml मिलाया और अश्विनी ने 200 ml मिला दिया और शिशिर पहुंचे तब तक 300 ml मिला दिए, तो रेजिस्टेंस और बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया इन्होंने, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, और वो बेचारा जो है गल जाएगा, जो भी रॉड रहेगा, है ना, ये जल जाएगा। कभी चेक करना लैब में जा कर के, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे बेटा तो ये रॉड जल जाएगा, है ना, काला काला हो जाएगा बिल्कुल। ये आप सेल नहीं बना, उस करंट कम फ्लो करेगा, जल पहले जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने। तो कंसंट्रेशन जितना कम से कम रखोगे उतना बढ़िया क्या होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम रहेगा और चार्ज बढ़िया से फ्लो करेगा। और हम उसे लैब में मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल के लिए, पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं ना, ईएमएफ सेल का कंपेयर कराने के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ा दूंगा आप लोग को पोटेंशियोमीटर के बारे में, लैब में जाकर प्रैक्टिकल कर लेना स्कूल में, ठीक है, परफॉर्म कर लेना। तो 2 पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए थर्ड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम होगा बेटा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। बोलो एम आई राइट। मतलब ये अगर दूर दूर और कर दें, गैपिंग बढ़ा दें तो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई।
ये बढ़ने से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कोलिजन ज़्यादा करना पड़ जाएगा उनको, बहुत देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, और नज़दीक रहेंगे थोड़ा बहुत कोलिजन करके जल्दी से पहुँच जाएंगे, झट से पहुँचेंगे यहाँ पे, है ना, कि सफ़र कम है, थोड़ा लड़ भिड़ करके जल्दी से पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या रखते हैं हम लोग, कम से कम रखते हैं, ताकि इंटरनल डिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। कितने पॉइंट्स हो गए, 3। चौथा पॉइंट देखो, ये इन्वर्सली डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रोड के एरिया पर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वर्सली डिपेंड किस पे करता है, एरिया पे। अगर इसका एरिया ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, क्लियर, और कम इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज़्यादा यहाँ से पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। जब ज़्यादा अमाउंट पहुँचे इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, क्लियर। ढेर सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो बहुत कम कोलिजन होगा, ध्यान रखना। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कोलिजन कम होगा, क्योंकि सारी, देखो भाई, अगर यहाँ मान लो 100 गुंडे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने वाले, और यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इन 200 को मारते हुए सीधे पहुँच जाएगा, है कि नहीं, तो जल्दी पहुँचेगा। तो प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतना, रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। तो मतलब इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। देखिए 4th पॉइंट, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। कितने हो गए, 4। 5 पॉइंट। 5th नंबर पॉइंट क्या है, अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होगा, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हीट प्रोवाइड करोगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आप लोग। उस एनर्जी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ से भी निकलेंगे। क्या होंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहे हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक साथ तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्लियर। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्लियर ना। तो लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, 5th पॉइंट है ये, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्लियर है बच्चों। तो यही आपका क्या है, फैक्टर्स जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सब कभी कभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 5 में कोई एक दे देगा, फिक्स है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट था। हाँ हाँ, इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे रिएक्शन के कारण। टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो इससे भी इलेक्ट्रॉन ढेर सारे अमाउंट में निकलेंगे और रिएक्शन तेजी से होगा।
इलेक्ट्रॉन ढेर सारे निकलेंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इस प्लेट पहुँचेंगे, और इससे जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो यहाँ से वायर लगा हुआ, जल्दी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया इसका, है ना। तो ये है कंसंट्रेशन, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंस। तो ये सब फैक्टर्स बच्चों याद रखना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जो इसमें आपका EMF है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इनमें क्या रिलेशन होगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं अब, है ना। हाँ, E, V और R में, तो हेडिंग क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन EMF E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, E, V एंड R। ठीक है, इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे, व्हेन सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, मतलब क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, मतलब सेल का यूज किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो, यूज। कैसे यूज करेंगे सेल का, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है ना, ऐसे। ये आपका पूरा सिस्टम क्या है, सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और EMF कितना है, E है। आपने इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ रखा, मान लो कोई बल्ब जला रहे हैं आप, जब बल्ब जलाएंगे तो क्या होगा, सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना बेटा, बोलो। ये बल्ब है आपका, इसका रेजिस्टेंस R है, और ये पॉइंट A पॉइंट B, तो यहाँ से करंट आप ले रहे हैं ना, बोलो, करंट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। मान ले करंट कितना लिया हमने, I, टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसका, V, ठीक है। तो यही E, V और स्मॉल r में क्या रिलेशन होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले आप लोग डायग्राम बनाइए वीडियो स्टॉप करके। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। देखो, जब करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव से, किधर से, पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, हाँ, करंट I फ्लो होने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में कोई ना कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं मान लेता हूं कि लेट Q चार्ज फ्लोज, Q चार्ज फ्लोज थ्रू द रजिस्टर फॉर टाइम t, कितने टाइम के लिए फ्लो होता है, t टाइम के लिए, है ना। तो इसमें दो तरह से वर्क डन होगा, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क होगा, और एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में वर्क होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव से, तो एक वर्क यहाँ होगा और एक वर्क यहाँ होगा। ये टोटल वर्क हो रहा है, टोटल वर्क कौन कर रहा है, हमारा सेल, क्लियर। तो पूरे होल सर्किट में, मतलब नेगेटिव से लेकर के पूरा वापस नेगेटिव तक आने में जो वर्क हो रहा है, ये वर्क कौन कर रहा है, सेल। तो वर्क डन बाय सेल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल वर्क और एक इंटरनल वर्क, एम आई राइट। तो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल, ये होगा W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। बोलो सही बात है, क्लियर। W एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q चार्ज, पूरे सर्किट में भी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो इस W को प्लेस पे मैं लिख सकता हूं, ये चार्ज फ्लो कौन करा रहा है, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। तो W कितना होगा आपका, Q इंटू E बोलो होगा, और V इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, W बाई Q। तो ये W एक्सटर्नल होगा Q,
तो W एक्सटर्नल कितना जाएगा आपका वी क्यू, बोलो। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। भाई जो यहाँ पे होगा हम यहाँ दिखा रहे हैं, है ना, तो उसको हम V डैश मान लेंगे। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इंटरनल क्या मान लेंगे, V डैश मान लेंगे। तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, W इंटरनल अपॉन चार्ज कितना है Q। तो W इंटरनल हमारा कितना आएगा, V डैश Q। ये तीनों वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दैट Q E, ए ऑफ कितना है E, है ना। इसको हम कैपिटल ई ऐसे दिखा रहे हैं, थर्ड लेटर वाला इंग्लिश का, है ना, ऐसे कैपिटल ई भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इसलिए हम चेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो यह आ जाएगा वी क्यू प्लस वी डैश क्यू। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। भाई टी टाइम मिलेगा, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू इक्वल टू आई टी। क्लियर है। तो यहाँ रखेंगे आई टी ई, यहाँ रखेंगे वी आई टी, यहाँ वी डैश आई टी, बोलो रखेंगे। अब इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वी इक्वल टू होगा हमारा क्या, आई इंटू आर, बोलो होगा। और वी डैश कितना हमारा होगा, आई इंटू स्मॉल आर, है कि नहीं। भाई इसके अक्रॉस क्या निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो वी डैश कितना होगा, आई इंटू स्मॉल आर लेंगे और इसके अक्रॉस आई आर लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए पहले इतना, इस साइड में अब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा ये हमारा, आई इंटू टी इंटू कैपिटल ई एम एफ, और वहाँ पे आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। उसको मतलब इसको नहीं रखेंगे, ये हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो निकालना ही है कि नहीं, ये तो निकालना ही है वी, इसके बीच रिलेशन। तो आई ई टी वी आई टी प्लस यहाँ रखेंगे आई आर, तो आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई आई टी, डिवाइडिंग बाई आई इंटू टी। तो आई टी कैंसिल, ई बचेगा यहाँ पे, यहाँ आई टी कैंसिल, वी प्लस यहाँ आई इंटू स्मॉल आर बचेगा। क्लियर। अब आपको पता है जो ईएमएफ है वो वोल्टेज से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज से बड़ा है। तो वोल्टेज कितना आएगा हम निकाल सकते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ जो हमारा है वोल्टेज ईएमएफ जो है बड़ा है किससे, वोल्टेज से, यही है रिलेशन। इस साइड इरेज कर दें, ठीक है। तो जब सेल हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज, मतलब सेल से क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं। क्लियर। सेल से करंट ले रहे हैं तो उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा इसके टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ई बड़ा है वी से, तो वी कितना आएगा, ई माइनस आई आर। करंट आपको मालूम रहेगा, स्मॉल आर निकाल सकते हैं। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। नाउ केस सेकेंड, अब इसी को देखकर हम केस सेकेंड में लगा सकते हैं, है ना। इफ सेल इज बीइंग चार्ज, सेल को चार्ज किया जा रहा हो बाई एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना। कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिसका वोल्टेज क्या है, ऑफ वोल्टेज वी वोल्टेज के सोर्स से क्या किया जा रहा हो, चार्ज किया जा रहा हो, है ना। तब जो V होगा वो E से बड़ा रहेगा। उस केस में क्या होगा, देन V बड़ा होगा किससे, सेल के EMF से। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन सेकेंड V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर।
तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत कम यूज़ में आता है न्यूमेरिकल में। जनरली हम न्यूमेरिकल ये यूज़ करते हैं क्योंकि हम सेल का यूज़ करते हैं सर्किट में, और इसमें सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो इसकी कहानी है ही नहीं ज़्यादा, है ना। ये तब आएगा जब कहीं भी मान लो बहुत छोटा सेल हो, 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, कहीं 10 वोल्ट का लगा हो, सर्किट में एक साथ 2 सेल लगे हो, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो यही है केस सेकंड। यहाँ तक आप लोग पढ़े रहिए। केस सेकंड हो गया, केस फर्स्ट हो गया। हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं इक्वेशन सेकंड से। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बाय इक्वेशन सेकंड अगर करंट निकालना है तो क्या करेंगे हम? आई आर को इस साइड ले जाएंगे, है ना। आई इंटू आर प्लस वी था इक्वल टू ई, और यहाँ पे हम रखेंगे ओम्स लॉ से आई इंटू कैपिटल आर, ई आ जाएगा, तो आई कॉमन लेंगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू ई एम एफ, तो करंट आ जाएगा ई एम एफ बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए थर्ड या फोर्थ जो समझिए। तो करंट निकाल सकते हैं कुछ ऐसे, ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस करके। ठीक है, ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये ई क्या है आपका? टोटल ई एम एफ है। क्या है? टोटल ई एम एफ। और आर प्लस आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। आप दैट इज करके लिख सकते हो करंट इक्वल टू टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो जब भी करंट निकालना हो सेल से तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, करंट इक्वल टू टोटल ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। और इसी अगर फार्मूले से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे, इस V को इधर भेजेंगे, है ना। अगेन बाई इक्वेशन सेकेंड V प्लस आई इंटू ऐसे लिखेंगे, आई स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी, ऐसे लिखेंगे। हम V कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्या करें? कॉमन V, तो E बाई वी माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो आई स्मॉल आर इक्वल टू आई कैपिटल आर, इसके प्लेस पे लिखेंगे E बाई वी माइनस 1, आई से आई कैंसिल, तो स्मॉल आर का फार्मूला कैपिटल आर, E बाई वी माइनस 1। हम ये अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप घर पे जाकर इसको पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ग्राफ पर डिस्कस करेंगे, वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ, क्लोज सर्किट के लिए और ओपन सर्किट के लिए, और साथ में ही सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तब तक यहाँ तक पढ़िए, आप रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।